अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू एन इंडक्टर। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, सब्जेक्ट का नाम है फिज़िक्स और क्लास है सेकेंड ईयर। व्यूअर्स, हम अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर को भी डिस्कस कर चुके हैं, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर को भी डिस्कस कर चुके हैं और आज नंबर है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर का। यानी कि एसी सर्किट के साथ इंडक्टर लगाया जाए तो करंट और वोल्टेज का क्या बिहेवियर होता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर बेसिकली एक तार को अगर आप इस शेप में ले आएंगे, इस तरह रोल करके रोटेट करके इस तरह बना देंगे तो उसको कहते हैं इंडक्टर, यानी सोलिनॉइड जिस तरह होता है। लेकिन ये जो तार होगी एक तो बगैर कवर के होनी चाहिए और ये तार थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, थिक वायर होनी चाहिए। जब ये तार थिक होगी, ज़ाहिर बात है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी उसमें रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी। जब रेजिस्टेंस नहीं होगी तो हम उसको कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस इसका बहुत ज़्यादा हाई है, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस इसका बहुत ज़्यादा हाई होगा। व्यूअर्स, आपको पता है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट का जो बिहेवियर है ये कभी क्लॉकवाइज जाता है और कभी एंटी क्लॉकवाइज जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इसी तरह से बिहेव करता है, ये भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब व्यूअर्स, यहाँ पे दरमियान में लगा हुआ है इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है। मतलब क्या है इसका? मतलब व्यूअर्स बेसिकली पीछे से अगर बहुत ज़्यादा करंट ज़्यादा आ रहा हो, बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा हो, तो इंडक्टर क्या करता है? उसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक हो गया व्यूअर्स? और अगर करंट बहुत कम आ रहा है तो इंडक्टर ये कोशिश करता है जितनी उसके अंदर ताकत होती है अपनी तरफ से वो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करता है। अगर करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो वो उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है जितनी उसके अंदर ताकत होती है। और अगर पीछे से करंट इंक्रीज़ आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो इंडक्टर क्या करता है? उसको कम करने की कोशिश करता है, यानी चेंज इन करंट को अपोज करता है। और व्यूअर्स, एक बात याद रखें, जब इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है तो उस वक्त बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ये भी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ईएमएफ के बारे में। जब कंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका फार्मूला होता है EL इज इक्वल टू L डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा आई से मुराद चेंज इन करंट, डेल्टा टी से मुराद चेंज इन टाइम। इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो ये EMF का फार्मूला बनता है। और अगर इफ़ रेजिस्टेंस इज निग्लेजिबल, यानी रेजिस्टेंस ना हो, तो फिर ये भी हमको पता है कि वोल्टेज और ये EMF बराबर हो जाते हैं। V इज इक्वल टू EL, EL की जगह इसका फार्मूला ये वाला लगाया हमने, तो फाइनल जो वोल्टेज का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? V इज इक्वल टू L डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। बेसिकली व्यूअर्स, हमने इंडक्टर लगाया, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमने क्या चीज़ देखनी है? बेसिकली हमने करंट और वोल्टेज का बिहेवियर देखना है। ठीक हो गया? अब करंट तो है लेकिन वोल्टेज अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। वोल्टेज का आप देखें फार्मूला निकल आया, V इज इक्वल टू L डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब आपको पता है कि ये L एक कांस्टेंट है, ठीक है ना? L कांस्टेंट है, ये इंडक्टेंस को जाहिर कर रहा है। जब इस कांस्टेंट को हम ख़त्म करेंगे ये प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब वोल्टेज हम कैसे मालूम करेंगे? ये स्लोप का फार्मूला लगा के मालूम करेंगे। अब स्लोप क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। बस पहले फार्मूला सुन ले स्लोप का। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 फार्मूला होता है जिसको डेल्टा y और डेल्टा x कहा जाता है। आम लफ्ज़ों में आप याद रखें स्लोप क्या होती है। बच्चों की आपने पार्क्स में स्लाइड्स देखी होंगी, ठीक है ना? उसको हम स्लोप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, आप देखें ये बच्चे का जो इस तरह झूला होता है ये, ठीक है ना? ये बच्चा इधर से ऊपर चढ़ता है, यहाँ से बैठता है, इधर नीचे झूला झूल के आता है, ये स्लोप है। दिस इज कॉल्ड स्लोप। अब एक और इसी स्लोप को ज़्यादा हाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ऐसे करें, ये भी स्लोप है लेकिन ये ज़्यादा ऊंची है, ठीक है ना? एक और स्लोप करते हैं जो बहुत लो किस्म की है। मिसाल के तौर पे अगर ये है, ये भी एक स्लोप है, ठीक है, लेकिन बहुत लो है। यानी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखें आप, ये भी स्लोप है,
ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। मैक्सिमम स्लोप और मिनिमम स्लोप कब होगी? देखें, मैक्सिमम स्लोप उस वक्त होगी जब ये लाइन बिल्कुल ऐसे हो जाए, और मिनिमम स्लोप उस वक्त होगी जब ये लाइन बिल्कुल ऐसे हो जाए। ठीक है ना? ये भी स्लोप है लेकिन ये मैक्सिमम नहीं, ये मैक्सिमम है। ये भी स्लोप है लेकिन ये मिनिमम नहीं, बिल्कुल लाइन ऐसे हो जाएगी तो ये मिनिमम स्लोप है। अब हम स्लोप की मदद से वोल्टेज का ग्राफ मेजर करते हैं। व्यूअर्स आप देखें, अब स्लोप के ऊपर हम टेंजेंट खींचेंगे, इस ग्राफ के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे, वो हमें स्लोप बताएगी कि हमारी स्लोप क्या है। अब देखें, अगर इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, ये ग्राफ बन रहा है, इस पर मैंने टेंजेंट खींचना है। टेंजेंट आपको पता है, ये जो सर्कल है ऊपर स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको टेंजेंट कहते हैं। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। ठीक है, इस तरह के लाइंस को टेंजेंट कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट खींचूँ, टेंजेंट ऐसे होगा। ठीक है ना? अब ये टेंजेंट का मतलब ये लाइन कैसे है? ऐसे है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप है, तो ज़ाहिर बात है वोल्टेज भी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है कि वोल्टेज और जो बैक ईएमएफ बराबर होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है तो हम वोल्टेज को भी यहाँ मैक्सिमम से शुरू करेंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स? यहाँ से, यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे। अब आगे आए, यहाँ पे इस पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो टेंजेंट मेरा कुछ ऐसे बनेगा। अब ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ स्लोप होती है मिनिमम, तो ग्राफ में वोल्टेज का ग्राफ आएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये 0 का है। ठीक है ना? तो वोल्टेज जहाँ पे ये भी मिनिमम हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे आए, करंट है मैक्सिमम, तो वोल्टेज भी हो जाएगा मैक्सिमम। आपको पता है ये नीचे पीक वैल्यू होती है, वोल्टेज भी हो जाएगा मैक्सिमम। आगे इस पॉइंट पे आए आप, ये जो पॉइंट है इस पे स्लोप फिर ऐसे हो गई है, यानी कि करंट मिनिमम हो गया है, स्लोप मिनिमम है, तो वोल्टेज भी मिनिमम हो जाएगी। इस पॉइंट पे 0 तक जाएगी, यहाँ पे फिर मैक्सिमम वोल्टेज, देन अगेन मैक्सिमम। ठीक हो गया व्यूअर्स? अब ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये वाला। ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये जो है ये करंट का ग्राफ है। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ से ये मैंने जो 2 डायग्राम्स आपके सामने बनाई हैं, ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये मैंने आपको वही चीज़ बताई हुई है कि अगर स्लोप ऐसे होगी उसको कहते हैं स्लोप मैक्सिमम, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर स्लोप ऐसे होगी उसको कहते हैं स्लोप मिनिमम। ठीक हो गया व्यूअर्स? अब इसकी विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये मैंने आपके सामने बनाया, देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट 0 है, या इस पॉइंट की अगर हम बात कर लें, इसी पॉइंट पे करंट 0 है और वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो लिहाजा क्या होगा कि यहाँ पे जो ये हॉरिजेंटल ग्राफ बनेगा करंट का, कोई भी पॉइंट ले लें आप, फॉर एग्जांपल आप ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे करंट पीक पे है, तो पीक पे करंट है तो इसका हॉरिजेंटल ग्राफ बनेगा। ठीक है ना? हॉरिजेंटल ग्राफ बनेगा और उस साइड पे जा रहा है करंट, और वोल्टेज जो है वो आ गई 0 पे। वोल्टेज डिक्रीज़ कर रही है, वोल्टेज डिक्रीज़ कर रही है, करंट इंक्रीज़ कर रहा है। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कंसेप्ट होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना? वेक्टर ड्रा करते हुए। अब ये देखें, यहाँ पे मैक्सिमम में करंट इंक्रीज़ कर रहा है। जब इंक्रीज़ करता है तो वेक्टर होता है इस तरह हॉरिजेंटल, रुख उसका उस साइड पे होगा क्योंकि पॉजिटिव सेक्शन में है। ये करंट का हो गया, और वोल्टेज डिक्रीज़ कर रहा है तो ये भी डिक्रीज़ कर रहा है, इस वजह से इसका वेक्टर होगा इस तरह वर्टिकल। तो ये हमने वर्टिकल ज्वाइन कर दिया, डायरेक्शन ऊपर है क्योंकि ऊपर वाले एरिया में। ये हमने 90 डिग्री बन रहा है इसका। ये विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हमने कर दी, यानी कि अभी हम क्या क्या पॉइंट कर लिया हमने। अच्छा, फेज़ भी हमने देख लिया। देखें इनके दरमियान में फ़ेज़ क्या है, ये 0.0 है तो ये पाई2 का इसमें फेज़ है। वोल्टेज और करंट के दरमियान में पाई2 का डिफरेंस है। ठीक हो गया व्यूअर्स? वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, यानी वोल्टेज इसमें लीड कर रहा है और करंट लैग है। ठीक है, ये हमने इसकी विक्टोरियल फेज़ भी देख लिया, विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर ली और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर ली। ये ग्राफ बना दिया आपके सामने, ये भी एक डायग्राम बना दी, ये भी एक डायग्राम के थ्रू बना दिया, आपको बता दिया। लिहाजा फेज़ भी चेक कर लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चेक कर ली, विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी चेक कर ली। अब इंडक्टेंस, यानी कि कितनी इंडक्टेंस है वो, और पावर डिसिपेशन हो रही है या नहीं हो रही, वो हम अपने नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। आइए,
चलें व्यूअर्स, अब देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस को, यानी कि इंडक्टेंस को, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहा जाता है, जिसको XL से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेथड ऑफ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस कॉइल टू फ्लो ऑफ AC इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कि इंडक्टर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट के को चेंज इन करंट को जो अपोज करता है उसी को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है व्यूअर्स, हो गया व्यूअर्स। मिसाल के तौर पे पीछे से बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है, इंडक्टर जो है उसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर पीछे से बहुत कम करंट आ रहा है तो इंडक्टर जितनी उसके अंदर सलाहियत है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, तो लिहाजा वो उसकी अपोजिशन होगी। ठीक है, वो जो थोड़ी सी मिकदार में होती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको XL से डिनोट किया जाता है। फार्मूला इसका आपके सामने लिखा हुआ है, XL इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई IRMS, और इसका ये फार्मूला भी है XL इज इक्वल टू 2πfL, जिसको ओमेगा L से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 2πf की वैल्यू होती है ओमेगा। व्यूअर्स, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F के, यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो आप समझ जाएं इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी कम हो रही है तो आप समझ जाएं इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो रही है। व्यूअर्स, हमने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फेज़ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेज़ करंट और वोल्टेज के दरमियान में आउट ऑफ फेज़ है, ठीक है ना, और इसके दरमियान में π/2 का फेज़ है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को भी आपके सामने डिस्कस हम कर चुके हैं, इंडक्टेंस को भी आपके सामने डिस्कस कर दिया गया। अब रह गया पावर डिसिपेशन, कि हम देखने हैं कि पावर डिसिपेशन हो रही है या नहीं हो रही। व्यूअर्स, ग्राफ वोल्टेज और करंट का आपके सामने मैंने बना दिया है। इंडक्टर के केस में पावर का फार्मूला ये होता है, ये आपको पता है, P इज इक्वल टू VI। ठीक हो गया। सबसे पहले मुख्तसर तरीके से आपको बताता हूँ कि इसमें पावर डिसिपेशन नहीं होगी। क्यों? उसकी वजह यह है व्यूअर्स कि आम तौर पे इंडक्टर जो है जितनी करंट वसूल करता है उतनी ही आगे दे देता है, मसलन यानी कि खुद उसके प्रोसेस में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। ठीक है, इंडक्टर को प्रोसेसिंग में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, यानी कि ये बहुत एक अच्छी डिवाइस है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एज एन इंडक्टर coil does not consume energy, the coil is often employed for controlling AC without consumption of energy, यानी कि वो अल्टरनेटिंग करंट को जो हैंडल करता है बग़ैर किसी एनर्जी को कंज्यूम किए हुए हैंडल करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी किस्म की डिवाइस है। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो कभी डिक्रीज़ करता है, कभी इंक्रीज़, अब आपने यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है ना। वो डिक्रीज़ करता है लेकिन अब एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता, वेस्ट नहीं करता, तो पावर डिसिपेशन नहीं हो रही होती। अब यहाँ पे सच एन इंडक्टेंस कॉइल इज़ नाउन एज चोक, तो इस किस्म के इंडक्टेंस कॉइल को चोक भी कहा जाता है। ठीक हो गया व्यूअर्स, चोक भी हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर ट्यूब लाइट्स के अंदर भी चोक लगा होता है, उसका क्या काम होता है? यही काम होता है कि बहुत ज़्यादा पीछे से करंट आ जाए तो वो उसको हैंडल करे, बहुत ज़्यादा कम करंट आ जाए तो वो उसको भी हैंडल करे, लेकिन वो बजाते ख़ुद एनर्जी को कंज्यूम खर्च नहीं करता, उसी एनर्जी को हैंडल करता है। इस वजह से इसमें पावर डिसिपेशन नहीं हो रही होती। ठीक है ना, ये इसका फार्मूला P इज़ इक्वल टू VI। और अगर आपने पावर का फार्मूला फॉर एग्जांपल निकालना ही हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ से इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि जितनी इंडक्टर जो है एनर्जी लेता है उतनी ही आगे दे देता है। ठीक हो गया व्यूअर्स, तो इसलिए आज इस वजह से भी वहाँ पे कोई पावर कंज्यूम नहीं होती, तो इस वजह से हम क्या देती हैं कि पावर डिसिपेशन उसमें नहीं हो रही। ठीक हो गया व्यूअर्स, और इसके जो साइंस हैं वो आप ऐसे रख सकते हैं ध्यान में, जो मैं आपको बताने लगा था। देखें, यहाँ इस पॉइंट तक अगर हम देखें, इस पॉइंट तक वोल्टेज नीचे की तरफ आ रही है, यानी वोल्टेज पॉजिटिव, ऊपर वाला सेक्शन पॉजिटिव होता है, नीचे वाला सेक्शन नेगेटिव होता है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा P इज़ इक्वल टू VI। ठीक है ना, वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, जवाब क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये जो लाइन है ये करंट की लाइन है। यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज अब नेगेटिव साइड पे चली गई है, तो जवाब नेगेटिव आएगा। फिर अगर मैं इस पॉइंट तक देखूं तो आगे करंट भी नेगेटिव है इस पॉइंट तक,
और वोल्टेज भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, तो दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। और आखिरी पॉइंट तक देखूं तो वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, ठीक है व्यूअर्स। इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, लेकिन इस केस में ये साइन मेजर किया जाता है, लेकिन इस केस में तो पावर डिसिपेशन हो ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी ले रहा है उतनी वो दे रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो व्यूअर्स। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देख लें आप कि पावर डिसिपेशन क्यों नहीं हो रही, ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। समझ आ गया आपको? एक दफ़ा ये आंसर आया, दूसरी दफ़ा ये आंसर आया, तीसरी दफ़ा ये, चौथी दफ़ा ये, तो टोटल आंसर क्या होगा? यानी नो पावर डिसिपेशन। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।